वेलकम बैक। और आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के किशोर नामी हैं। किशोर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले बात रुपए की करेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं अब आई थिंक 5वां दिन होगा जब कमजोरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप नजर आ रही 64.56 पर, तो 2 महीने का निचला स्तर आई थिंक जहां पर रुपया फिलहाल ट्रेड करा है, क्योंकि याद रखिए हमने देखा था पिछले हफ्ते भी कमजोरी का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हफ्ता रहा रुपए के लिए, और आज भी अगर आप देखें तो हम 64 के करीब पहुंच रहे हैं। ऑफ कोर्स कल जब हमने जानकारों से राय मांगी थी, उनका यही टारगेट था कि 64 तो आपको रुपया इस हफ्ते तक देखने को मिलेगा ही। लेकिन किशोर से जानते हैं किशोर की क्या रीडिंग है इसमें। किशोर, क्या लग रहा है रुपया की वीकनेस क्या इस हफ्ते भी जारी रहेगी, और आपके हिसाब से किन लेवल्स को आप टारगेट कर रहे हैं फिर डाउन साइड में? गुड मॉर्निंग शिरीन। यहाँ पे हम लोग इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ये खासकर रुपए का वीकनेस से ज्यादा कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज का एंटायर बास्केट ही वीकनेस नजर आ रहे हैं। स्पेशली डॉलर का मजबूती के सामने जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज का जो वीकनेस है, ये प्राइमरीली ड्रिवन बाय यूएस का जो टेपरिंग का जो बात वापस आ गया पिछले हफ्ते का नॉन फार्म पेरोल नंबर्स के बाद और जीडीपी अपवर्ड रिवीजन के बाद। स्पेशली यूएस का जो फंडामेंटल डेटा जो स्ट्रांग होता जा रहा है, उसके सामने डॉलर का जो मजबूती है वो एंटायर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को थोड़ा सा दिक्कत पहुंचा रहे हैं, और रुपए भी एज अ पार्ट ऑफ दिस रुपए का वीकनेस भी जारी है। आई थिंक मेरे हिसाब से 64 से लेकर 64.40 तक ये जो डिप्रिसिएशन का जो सिलसिला है, आई थिंक ये चालू रहना चाहिए। आई थिंक उसके बाद मैं फिलहाल के लिए आई थिंक 64 हाफ के बियॉन्ड मैं इसका डिप्रिसिएशन नहीं देख रहा हूँ। प्रॉब्ली यहाँ से 64 से लेके 62-80 के बीच में एक कंसोलिडेटिव मूव आना चाहिए। लेकिन ये 64.50 आपको लग रहा है कि हम इसी वीक अचीव कर लेंगे? 64.40 तक प्रॉब्ली अगले हफ्ते तक हम लोग शायद पहुंच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिलहाल एक रेंज बताइए। ऑफ कोर्स जो हम लो बना सकते हैं वो 64.40 का होगा, यानी 64.40 तक रुपया ये वीकनेस दिखा सकता है। उसके बाद और ज्यादा डीपन वीकनेस और ज्यादा गहराने की आशंका सॉरी फिलहाल किशोर को नहीं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो टिक बाय टिक आपको ऑफ कोर्स रुपया कमजोरी की ओर ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। कच्चे तेल में फिर से भंडार बढ़ने का डर है और लगातार 8वां हफ्ता है जहां पर स्टॉक बढ़ सकता है। आज ईपीआई की रिपोर्ट आनी है और कल ईआई के आंकड़े भी जारी होंगे, तो उस पर ऑफकोर्स नजर रहेगी। और कच्चा तेल की जो मूवमेंट है हमने देखा $95 के नीचे ही है, लेकिन आपको उतनी 94 ऑफकोर्स हमने होल्ड किया हुआ है नाइमेक्स पर। अगर आप देखें ब्रेंट 106 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे बाजार में हमने देखा था गिरावट आई थी पिछले हफ्ते 5800 तक हम पहुंचे थे, उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और फिर 6000 के ऊपर का एक लेवल। इनफैक्ट कल भी हमने तेजी दिखाने की कोशिश की थी, ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट से आप देख रहे हैं एक डीकपलिंग दिख रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट मिल रहा है क्लियरली रुपए की कमजोरी का ही है। अब किशोर, क्या लग रहा है जो बाउंस बैक अब कच्चे तेल में आया है, ये किस लेवल तक कंटिन्यू कर सकता है? जो M6 पर अगर आप नंबर्स बता पाए तो। आई थिंक M6 में मेरे पास 6100-105 तक इसमें ये पुल बैक सस्टेन कर सकता है। मेरे हिसाब से इसमें 6000 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5970 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, बट अगेन एक सस्टेनेबल अपसाइड 6100 के बियॉन्ड थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर नाइमेक्स पर आपको क्या लग रहा है? क्या $90 का स्तर आपको लग रहा है वहां तक गिरावट आ सकती है कच्चे तेल में, या प्रोबेबली कोई और लेवल होगा जिसे वॉच करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे दोनों पुल एंड पुश फैक्टर्स काम कर रहा है फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में। जैसा मैंने पहले बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो मजबूती दिखा रहा है स्पेशली यूएस का, वो काफी हद तक पॉजिटिव फैक्टर्स है क्रूड ऑयल के लिए। बट एट द सेम टाइम जो क्रूड ऑयल यूएस का इन्वेंट्रीज है और उसके सामने जो मिडल ईस्ट का जो ऑयल प्रोडक्शन है, आई थिंक ये दोनों मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मोर और लेस ये पुश एंड पुल के बीच में रहेगा। 94 से लेकर $96 के बीच में एक बार कंसोलिडेट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर $94 से $96 के बीच कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगी। अभी आप M6 पर एक बाउंस बैक के लिए प्ले करें, 105 का आपको टारगेट दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए कल भी जैसे हमने देखा था चाल थोड़ी सी उतार चढ़ाव ज्यादा रहा था कच्चे तेल में रुपए के ऊपर, क्योंकि काफी डिपेंड होती है चाल। 5970 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा। लेकिन टोटली हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से किशोर नेचुरल गैस में
एक स्टेबल चाल दिख रही है, तेजी यहाँ पर लौट रही है 228 के लेवल्स। ऑफकोर्स सर्दियां क्योंकि आ रही हैं तो यहाँ पर डिमांड भी ज्यादा निकल कर आती है। क्या लग रहा है, क्या अब नेचुरल गैस की जो ट्रैजेक्टरी है, जो पाथ वो फॉलो करेगी, वो अपवर्ड्स ही होगा? आई थिंक गैस अभी भी मजबूती दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इंट्राडे में 232 से लेकर 233 का लेवल शायद देख सकते हैं। तो इवन एट करेंट लेवल्स और थोड़ा सा भी हल्का सा डिप्स मिलता है तो इसमें खरीदारी करना चाहिए। 222 के आसपास का स्टॉप लॉस लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए, और पोजिशनली भी मेरे हिसाब से 240 तक भी इसमें पोजिशनली तेजी बने रहेगा। और ये 240 तक के लेवल्स फिर कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वीकेंड तक कि आपको 240 का लेवल्स दिखना चाहिए। और राइट, तो इसमें इंटैक्ट रहेगी तेजी। आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं किशोर। 240 अगर आप हफ्ते तक का यहाँ पर ट्रेड जरूर बनाते हैं। अभी फिलहाल आपको इंट्राडे के लिए 232.50 का टारगेट दिया है किशोर ने। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए। ब्रेक के बाद बुलियन मार्केट पर नजर डालेंगे और साथ ही किशोर से जानेंगे कि इंडस्ट्रियल मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और सोने चांदी में अगर आप देख रहे रुपए में जो कमजोरी आई है उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है सोने चांदी को। कल ऑफकोर्स हमने देखा था दिन के दौरान 30,000 के नीचे ट्रेड किया, फिर शाम में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई सोने में 30,000 के ऊपर पहुंचने की कोशिश, लेकिन ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो दबाव है वो सोने पर पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा $1280 के नीचे भी सोने ने एक स्तर छुआ है और $22 के काफी नीचे चांदी भी ट्रेड करे। कल हमने देखा मोस्ट ऑफ द डे 48,000 के नीचे ही चांदी ट्रेड करते हैं। अभी भी आप देखें रुपए की कमजोरी का कुछ फायदा, ऑफकोर्स कमजोरी जो थी 400 रुपए की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी चांदी में, वो कमजोरी थोड़ी कम होती है तो उतना ही बेनिफिट, लिमिटेड सा ही बेनिफिट देखने को मिल रहा है सोने और चांदी में रुपए की कमजोरी का। लेकिन पूरी तरह से QE3 को लेकर एक चिंता जो है वो अभी बरकरार है। इंटरनेशनल मार्केट से तो यही समझ में आ रहा है। किशोर, क्या लग रहा है, अगर आप कॉमिक्स पर देखें तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो टूट सकते हैं इसी हफ्ते? आई थिंक कॉमिक्स अगर देखें तो 1270 का या 72 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर वो अगर टूट जाए तो शायद आपको $1250 के आसपास का लेवल्स दिख जाएगा शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे जो न्यूज़ आपको रुपये का जो वीकनेस के लिए कारण है, वही न्यूज़ आपको डॉलर जो गोल्ड का भी वीकनेस के लिए कारण है। बिकॉज जो भी यूएस का जो पॉजिटिव डेटा आ रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, जो टेपरिंग, जो QE3 का जो टेपरिंग है उसको, वो व्यू को मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जब भी अगर लिक्विडिटी डिसेलरेशन चालू हो जाएगा तो तभी गोल्ड सबसे वीकेस्ट एसेट क्लास रहेगा। बिकॉज गोल्ड जो अगर उसमें तेजी आने एक ही कारण हो सकता है, वो लिक्विडिटी बूस्ट। यहाँ पे जब भी लिक्विडिटी कम करने का बात करेगा तो डॉलर में गोल्ड का जो प्राइस है वो कमजोर होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट्स में जो स्पाइक्स देखा जा रहे हैं, आई थिंक काफी हद तक रुपी रिलेटेड स्पाइक्स है। और जो हम लोग जो कम वीकनेस यहाँ पे जो देख रहे हैं वो रुपी रिलेटेड है। बट अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड में काफी मंदी लग रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी मेरे हिसाब से आई थिंक एक बार हम लोग हल्का सा और मंदी देखना चाहिए। 29,900 990 तक एक बार गिरावट देखना चाहिए। लेकिन क्या फिर आप सस्पेक्ट करेंगे कि उससे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी? 29,900 के नीचे सोना नहीं जाएगा इन द नियर टर्म? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैं और फर्दर रुपी डेप्रिसिएशन देख रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं इसमें लोअर लेवल्स थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर 6440 जैसा मैंने पहले बताया 6440 या 6450 के आसपास से अगर रिवर्स हो जाता है तो डोमेस्टिक मार्केट्स में ज्यादा गिरावट देख सकते हैं। ओके, मुझे नहीं पता किशोर ये कितना फेयर क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आपको साल अंत तक का एक नजरिया यहाँ पर देना हो कि सोने में किस तरह के लेवल्स होंगे, रुपये को कंसिडरेशन में रखते हुए आपके हिसाब से जो लेवल आप सोचेंगे, क्या लग रहा है ये साल अंत तक क्या टारगेट्स होंगे सोने में?
ये रूपी टर्म्स में साल अंत तक व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज दिसंबर तक रूपी कहाँ रहेगा वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अदरवाइज अगर डॉलर टर्म्स में अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से $1180 से लेके $1200 के बीच में होना चाहिए गोल्ड का प्राइस। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी मेरे हिसाब से तो आई थिंक 28,900 से लेके 29,500 के बीच में रहना चाहिए। और किशोर, जो आपने स्ट्रैटेजी सुझाई है उसमें बिकवाली की सलाह आपने दी है, तो उसमें टारगेट क्या होंगे? टारगेट है 29,920 के आसपास। ओके, ऑफ कोर्स 29,920 का। तो वो स्ट्रैटेजी में जो आपने टारगेट 28,000 के देखे थे, वो ऑफ कोर्स टारगेट्स आपको जल्द नहीं देखने को मिलेंगे। 29,920 का एक टारगेट जो आपको यहाँ पर बना के रखना होगा। चांदी पर किशोर से जानते हैं। किशोर, चांदी में हमने देखा 48,000 के नीचे का स्तर टच किया, क्या ज्यादा वीकनेस आपको दिखेगी चांदी में आपको, या फिर बेस मेटल से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा? चांदी में फिलहाल के लिए कि 1,000-1,500 रुपए का जो है वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी रूपी का जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा डोमेस्टिक मार्केट्स में, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में सबसे ज्यादा अगेन चांदी मंदा रहेगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में दोनों कॉपर और चांदी दोनों मंदा लग रहे हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट्स में दोनों सस्टेन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रुपी वीकनेस। बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर थोड़ा सा भी हल्का अगर राइज मिलता है 48,300-350 के आसपास, इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 48,700 इंट्राडे के लिए, और टारगेट रहेगा 47,500 या 450 के आसपास। क्या आपको चांदी में फिर इंटरनेशनल मार्केट में $20 तक चांदी जल्द पहुंचती हुई दिख रही है? आई थिंक मैं अगर आप 6 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो शायद $18 तक भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो चांदी में आपको काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट का आप एक प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो 6 महीने का नजरिया $18 टेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू बाजार में रुपए की चाल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आप बहुत ज्यादा पोजिशनल कॉल उसमें देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बिकवाली की सलाह ऊपरी लेवल्स पर आपको किशोर दे रहे हैं। बेस मेटल में हमने देखा, जिस तरह से किशोर ने भी मेंशन किया, रुपए की कमजोरी का कुछ फायदा हमने कल जरूर देखा था मिलते हुए बेस मेटल्स को। चीन से जो अच्छे आंकड़े आए थे उस पर भी उम्मीद बंधी हुई थी, और उसी के चलते जो कल तेजी आई थी वो देखी थी। लेकिन एलएमई पर अगर आप देखिए, बहुत सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, वहां पर ज्यादा बढ़त नहीं आई है। कॉपर एक बार फिर से 460 पर पहुंचने की कोशिश कॉपर ने कल भी की थी। किशोर, क्या लग रहा है कॉपर में अब किस तरह के आगे आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ से गिरावट आएगी या फिर प्रॉबेबली फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेड कॉपर में देखने को मिल सकता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल मेटल्स अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है डोमेस्टिक मार्केट्स में, और इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। बट जैसा चाइनीज लीडर्स ने अभी जो अनाउंस किया है कि कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, इकोनॉमी को वापस बूस्ट करने को कुछ कोशिश करेंगे, कुछ मेजर्स अनाउंस करेंगे, तो उस न्यूज थोड़ा सा सेंटिमेंटली पॉजिटिव कर रहे हैं मेटल्स को स्पेशली। तो शॉर्ट टर्म में अगर 1-2 दिन का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से अगर इंट्राडे में भी 460-61 तक पॉसिबिलिटी है, और पोजिशनली भी देखेंगे तो आई थिंक 465-467 तक पॉसिबल है एक पुल बैक देना कॉपर में। ओके, तो कॉपर में यहाँ पर एक पुल बैक आप ले कर सकते हैं 461 का लेवल, और इसी बीच रुपए में आप देखिए कमजोरी और बढ़ती जा रही है। अब 63.60 पर हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स सी और कितनी वीकनेस आज के दिन में आपको देखने को मिलेगी। किशोर, मैं निकल पर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि निकल में अगर आप देखें, ऑफकोर्स कल मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, निकल का जो ऑल टाइम हाई है हमने देखा है वो 2300 रुपए तक का है। उससे तो काफी डिस्काउंट पे निकल चल रहा है। हमेशा हम देखते हैं जब एक रैली निकल में आती है, किसी भी पूरे बेस मेटल पैक में जब एक रैली आती है तो निकल सबसे शानदार तेजियां दिखाते हैं। निकल में आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, और टेक्निकली क्या निकल में अभी भी एक अच्छे रनअप की गुंजाइश है? निकल में आप अगर 2-3 महीने का अगर व्यू देखेंगे तो निकल काफी पॉजिटिव दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में यस थोड़ा बहुत वीकनेस है। मे बी अगर इंट्राडे में भी देखेगा तो 865-868 तक गिरावट देख सकते हैं, वो अलग बात है। बट अगर जैसा आपने फंडामेंटल के बारे में पूछा तो निकल है 2-3 मेजर फंडामेंटल्स के वजह से अभी चल रहे हैं। वन इज जैसा आपने बताया कि पिछले 1-2 साल में निकल काफी अंडर परफॉर्म किया था, बाकी बेस मेटल से कंपैरेटिवली काफी अंडर परफॉर्म किया था। उसके वजह से जहां जहां पे निकल इंडस्ट्री है वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगेन
इंडोनेशिया जैसा जो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा निकल और कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोग एक्सपोर्ट पे अभी काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है उसका इंपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। सो और उसके साथ साथ जो भी अगर निकल $18,000 से लेके $17,000 के नीचे आ जाता है, तो निकल पिगर एंड प्रोडक्शन स्पेशली चाइना में जो छोटे इंडस्ट्री होते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्री होते हैं जो निकल स्क्रैप से निकल प्रोड्यूस करते हैं, उन लोग का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनता है। तो मोस्ट ऑफ दिस निकल पिगर इंडस्ट्री अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो निकल प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस साल में पड़ेगा। तो वो देखते हुए प्रोबेबली आपको अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इंप्रूव हो जाता है, ग्लोबली ग्रोथ वापस आ जाता है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट निकल मिलेगा। बट ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ स्टेबिलिटी में कोई अभी विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। बिकॉज अगर टेपरिंग स्टार्ट हो गया QE3 का, तो कितना हद तक ग्लोबल इकोनॉमी उसको सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अभी थोड़ा सा उसमें अनिश्चित बाकी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक के इसमें पोजिशन लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा मंदा है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो निकल काफी अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर ग्रोथ वापस लौटती है तो आप देख सकते हैं निकल में एक तेजी जरूर आ सकती है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, ये लंबे समय का नजर है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनानी तो बिकवाली की सलाह आपको दे रहे हैं। लेड में क्या लग रहा है आपको? क्या लेड में यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में कुछ तेजी आती दिख रही है? यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखेगी किशोर? लेड यस, आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तेजी है इसमें। 138 140 तक भी जगह है। इंट्राडे के लिए शायद 132.8 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। 135.20 का टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। बट मेरे हिसाब से अगेन यहाँ पे लेड और जिंक अगर टिपिकली काफी लोग पेयर स्ट्रेटेजीज करते हैं, तो आई थिंक जिंक अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहे हैं कंपेरेटिव टू लेड, और कंपेरेटिव टू जिंक लेड अभी भी थोड़ा सा तेजी ज्यादा लग रहा है इसमें। ओके, तो बेसिकली अगर आप एक पेयर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, लेड को आप बाय कर सकते हैं और एक बिकवाली जिंक में करके चल सकते हैं। इस तरह की आप स्ट्रैटेजी बनाएं, दोनों में पोजीशन बनाकर। कॉपर में ऑफकोर्स खरीदारी की सलाह आपको दी है किशोर ने। किशोर, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? मेरा खुद का पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट डेफिनेटली मेरा क्लाइंट्स का मोस्ट ऑफ दीज कमोडिटीज में पोजीशंस है। शुक्रिया किशोर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताएं कि इक्विटी मार्केट पर एक छोटी सी नजर, क्योंकि बाजार दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया है 6057 पर। करीब आप देखेंगे 0.3% की गिरावट आपको सेंसेक्स निफ्टी दोनों दिखा रहे हैं। मिडकैप इंडेक्स में थोड़ा सा जो गेन्स आए थे दिन की शुरुआत में, वो पूरी तरह से बैनिश होते हैं और रुपया भी दिन के एकदम निचले स्तर पर ट्रेड करता है। अब 38 पैसे की कमजोरी रुपए में देखने को मिल रही। तो टोटली एटलीस्ट अभी तक तो नॉट ए गुड डे फॉर द मार्केट्स और रुपया आप कह सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जीरे पर स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे।